सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर देने की मांग की है। दोनों पक्षों में इस अर्जी को लेकर बहस हुई। बहस के बाद अदालत ने रिमांड की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उधर इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी हुई है और 5 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी गई है। क्या कुछ और जानकारी और अपडेट है आपके पास? सिसोदिया को जो है सीबीआई ने पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया था, लेकिन किस तरीके से कल जो है देर शाम को उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन आज जो है कोर्ट में जब पेशी के लिए ले जाया जा रहा था मनीष सिसोदिया को, लेकिन उसके बाद में जैसे सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट से कि 5 दिन की जो रिमांड है वो रिमांड देने की बात यहाँ कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो है वो फैसला भी जो है सामने आ जाएगा। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में 5 दिन की जो रिमांड मांग रही थी सीबीआई, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रखा। लेकिन उसी के बाद थोड़ी देर बाद में ही जो फैसला है वो कोर्ट के सामने आ जाएगा मनीष सिसोदिया को कि जिस तरीके से जो सीबीआई जो है वहाँ पर फैसला मांग रही थी 5 दिन की जो रिमांड है उस रिमांड कस्टडी को मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले में सुरक्षित रखा। लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं रोडों पर उतर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे जगह जगह जाके। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जाके धरना प्रदर्शन किया। लेकिन उसी के बाद में जो है वहाँ पर पुलिस फोर्स की बात की जाए तो पुलिस फोर्स जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी थी, जिस तरीके से कोई अभद्रता ना करे, किसी प्रकार की कोई घटना ना घट जाए। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो है तमाम कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी नितिन ने बताया कि दरअसल अब आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के नाराज है और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन नितिन, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर ये आरोप लगे हैं और 5 दिन की रिमांड के लिए मांग की गई है, अब अदालत क्या फैसला सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या इस दौरान मीडिया से मुखातिब, क्योंकि पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया मुखातिब हुए तो क्या कुछ बोला उन्होंने? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, सिसोदिया जो हैं कल से जो है 24 घंटे से ज़्यादा उनको जो है कल सीबीआई ने अपने साथ में रखा था। कल गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सुबह उनको जो है 12 बजे का समय दिया गया था कि उन्हें 12 बजे जो है सीबीआई जो है कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन कोर्ट में पेश जो है अभी कुछ ही देर पहले उनको कोर्ट में पेश कराया गया। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रतिक्रिया बताएं। जिस तरीके से नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी चीज़ से डर नहीं रही है, ये मोदी सरकार जो तानाशाही सरकार इसमें बता रही है। खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि मोदी सरकार डरी हुई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कराया गया, उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई है या केस नहीं है या कोई भी किसी प्रकार की कोई जांच कराई जाए तो उन जांचों में भी निर्दोष पाए जाएंगे। जिस तरीके से पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई पहुंची थी, उन्होंने जो है उनके घर पे जो है घोटाला तमाम जो लॉकर्स है उनको खंगालने की बात कही जा रही थी। उन्होंने खुद ये ट्वीट किया था कि मेरे को जो है यहाँ पर जो है सीबीआई ने बुलाया है, मैं खुद सीबीआई के सामने पेश हूँगा। क्योंकि पहले उन्होंने 17 सदन के जो बात कही थी, बजट पेश करने की बात कही जा रही थी, वो बजट की वजह से जो है नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन्होंने एक लेटर लिख के सीबीआई से जो है अपनी जो है बातें रखी थी, कहा कि जो सदन में जो बजट होगा उस बजट को पेश करने के बाद मनीष सिसोदिया खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, खुद सवालों का जवाब देंगे वहां पर जाकर। और वो डरने वाली जो बात वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। तमाम आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के सिपाही वो सच्चे सदस्यता से उसमें चल रहे हैं। लेकिन उसी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम बड़े बड़े विधायक सांसद खुद रोडों पर उतर आए, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। तो उसी के खिलाफ जो है खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ हम लोग खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि पहले इन्होंने जो है काफी भ्रष्टाचार की जो बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तानाशाही की सरकार बताई कि मोदी सरकार जो है तानाशाही सरकार है। उसी के खिलाफ जो है उनके जो दिल्ली में शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के जो मॉडल है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए अरविंद खुद सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनको जो है पसंद नहीं आ रहा, उनका जो विदेशों में भी नाम आम आदमी पार्टी का हो रहा है। पार्टी खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तारीफ जो है विदेशों में करी गई है। जिस तरीके से स्कूल की शिक्षा पे जो काफी अच्छा काम जो है मनीष सिसोदिया ने किया, तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उस पर जो है बर्दाश्त नहीं हो रही मोदी सरकार की ये तानाशाही देखने को मिल रही है। क्योंकि आज जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जो गिरफ्तार कराया गया है कि इशारों पे काम कर रही है सीबीआई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रही है, मोदी सरकार के इशारों पे काम कर रही है सीबीआई। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे।
और उधर उमेश पाल की हत्या का खुलासा करने के लिए यूपी एसटीएफ हरकत में आ गई है। प्रदेश में कुल 14 संभावित स्थानों पर छापेमारी कर हत्यारों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही एक टीम मध्य प्रदेश भी भेजी गई है। एसटीएफ के प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ यूनिट को सक्रिय कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और एसटीएफ के तेज तर्रार अफसरों को खुलासे के लिए लगाया गया है। उमेश पाल के परिवार ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अतीक अहमद के परिवार पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं अब इस मामले में मुख्तार का कनेक्शन भी सामने आ गया है। तो अतीक के बेटे असद को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है और आपको बता दें कि असद ने पिस्टल से गोलियां चलाई थी। अतीक के 40 से अधिक गुर्गे हिरासत में ले गए हैं। जेल में बंद गुर्गों से भी पूछताछ हो रही है। तो अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्तार अंसारी का भी कनेक्शन नज़र आ रहा है। अतीक और मुख्तार का कनेक्शन नज़र आ रहा है। ये नया खुलासा किया गया है। वहीं कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है और जेल में बंद गुर्गों से भी पूछताछ की जा रही है, बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए। अखंड, अब इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि अतीक के साथ ही साथ अब जिस तरीके से गुजरात से आशंका जताई जा रही है कि गुजरात की जेल में अतीक अहमद बंद है, वहां से इशारा किया गया और पूरी जो साजिश रची गई वो बरेली जेल में उसके भाई ने रची है और अब मुख्तार अंसारी का भी इस पूरे कांड में नाम आ गया है। अखंड, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहरा दें। बिल्कुल, जिस तरीके से अब इस पूरे कांड में अतीक अहमद के साथ अब मुख्तार अंसारी का कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, क्या है वो कनेक्शन, जरा दर्शकों को बताइए आप। देखिए, ये पूरा मामला अब एक तरीके से जो गैंग जिस तरीके से चलता था, गिरोहबंदियां जैसे चलती थी, तो उन गिरोहबंदियों का मसला अब आ रहा है, क्योंकि दोनों ही अपराधी जिनकी बात कही जाए, मुख्तार अंसारी का नाम भी इससे जोड़ा जा रहा है और अतीक अहमद का नाम भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो इन दोनों ही जेल में हैं, दोनों ही बाहुबली हैं और दोनों ही सांसद और विधायक जैसी हैसियत में रहे हैं। तो ऐसे में जब इनको जो जेल में रहने के बाद जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, राजू पाल के हत्यारों के गवाह की हत्या की गई और उसमें जिस तरीके से अत्याधुनिक हथियार और बम चलाए गए और जिस तरीके से रेकी की गई, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा है कि एक क्राइम और जो इस तरीके की चीज़ें हैं, पूरे जराइम पेशे को जिस तरीके से काबू किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसको लेके अब कहीं छटपटाहट है और उसमें सज़ा की उम्मीद जिस तरीके से की जा रही थी कि अब एमपी एमएलए कोर्ट से इसको सज़ा मिल सकती है अतीक अहमद को, तो उसके बाद इस तरीके की घटना होने की बात कही जा रही है। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके की साजिश और अलग तरीके के अपराध की तरफ इशारा भी करता है, जिसको लेके अब पुलिस अलग तरीके से छानबीन करना शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अखंड हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से अब पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल लोगों की तलाश में जुटी यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस को सोमवार दोपहर उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहां उसकी मौत हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी से यह मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुएब रिजवी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शुएब, क्या कुछ जानकारी है? एक बदमाश को पुलिस के जवानों ने और एसटीएफ के जवानों ने ढेर कर दिया है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए। लगातार दबाव भी था और कहीं ना कहीं पुलिस को एक कामयाबी मिली है। अरबाज नाम बताया जा रहा है, यही सल्लापुर इलाका है, वहां का रहने वाला बताया जा रहा है। शुरुआती जो उसकी पहचान हुई है, हालांकि अभी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं निकल पाया है, लेकिन जिस तरह से उसके बारे में ये आरोप है कि जो क्रेटा गाड़ी अभी 2 दिन पहले ही बरामद हुई थी, पूरी घटना में एक गाड़ी सफेद कलर की दिखाई दे रही है, जिसमें से जो हमलावर है उतरते हुए दिखे हैं। तो सीसीटीवी में भी आया, इंडिया वाइस ने भी इसे दिखाया था। उस क्रेटा गाड़ी को यही ड्राइव कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। और बाकायदा ये ड्राइवर के रूप में पूरी घटना में शामिल था और उसी की पुलिस को जानकारी मिली थी। नेहरू पार्क एक इलाका है जो थोड़ा जंगल भरा इलाका है, हालांकि जो उमेश पाल का घर से ज्यादा दूर ये इलाका नहीं है, वहां पर बाकायदा पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी की और बताया जा रहा है कि वो बाइक से था और फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें वो घायल हुआ और जहां उसे अस्पताल पहुंचाया गया सारे अस्पताल, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस घटना में जो डोमनगंज इंस्पेक्टर है उनके भी मामूली चोट आई है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस ने निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल की है, क्योंकि जिस तरह से दबाव बन रहा था, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, राजनीतिक रूप से जिस तरह से इस मामले में टूल पकड़ा हुआ है, ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा था कि जल्दी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। और आज दिन दहाड़े जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, बाकायदा उसमें एक जो आरोपी है उसको गोली लगी और बाद में उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी शुरुआत कर दी है, क्योंकि न सिर्फ पुलिस की कई टीमें इस पर काम कर रही है, एसटीएफ को लगाया गया है, कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जेल से कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि अतीक अहमद जिन पर ये आरोप लग रहे हैं वो खुद गुजरात की जेल में है, साथ ही साथ उनके भाई अशरफ वो इस वक्त जो है बरेली की जेल में है, साथ ही साथ अतीक का एक बेटा प्रयागराज की जेल में है। तो तमाम के जेल कनेक्शन है वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जो इस घटना में शामिल थे। खासतौर से सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं उनको धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। और आज इसी कड़ी में एक आदमी को शिनाख्त किया गया और उसके साथ मुठभेड़ और वो घायल हुआ बाद में। बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है पुलिस प्रशासनिक अमले की। लेकिन शोएब, क्या इस पूरी कार्रवाई के दरमियान या उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कुछ जानकारी दी गई थी क्या? बिल्कुल, इस मामले में रमेश शर्मा से मेरी खुद की बात हुई है, वो इस पार्ट पे पहुंचे थे। तमाम जो आला अधिकारी हैं उस घटना का जहां पे ये मुठभेड़ हुई है उसका मुआयना किया, वहां के हालात को जाना। उन्होंने कहा कि जल्दी पुलिस इस पूरे मामले में ब्रीफ करेगी और मीडिया के साथ जो पूरी घटनाक्रम उसको शेयर करेगी, इसके कनेक्शन के बारे में शेयर करेगी। लेकिन शुरुआती जो हमारे पास जानकारी है कि उसका कनेक्शन सीधे सीधे इस घटना से जोड़ा गया है और क्रेटा गाड़ी चलाते हुए वहां पर पहुंचा था और उसी में जो आरोपी है जिन पर आरोप है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उमेश पाल पर गोलियां चलाई, वो गाड़ी से आए थे। तो उस वजह से इसके साथ मुठभेड़ हुई और ये जो शुरुआत में इसकी पहचान हुई, अरबाज नाम बताया जाता है और बताया जाता है कि उनके यहाँ की गाड़ियां चलाता था और इस गाड़ी को वही चला रहा था और इसकी वजह से पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो भागने की कोशिश में मुठभेड़ हुई, उसमें गोली लगी है। और इसका किस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो फिलहाल इसको खंगालने की कोशिश कर रही है। जल्दी पुलिस इस बारे में काफी कुछ क्लियर करेगी। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है शोएब अब कि कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है, पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर ये शुरुआत जरूर है, लेकिन अभी चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस तरह से इस मामले को हाई प्रोफाइल किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त संदेश देने की कोशिश की है, अखिलेश ने भी हमला बोला है, बसपा सरकार की मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस बारे में हमला बोला है। तो दबाव है और ऐसे में पुलिस ने शुरुआत की और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरह के और इनकाउंटर देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शोएब रिजवी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया किस तरीके से आज ही यह इनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया है। और उधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने लोक और तंत्र की परस्पर सहभागिता से सरकार के संचालन का विशिष्ट उदाहरण पेश किया है। लोकतंत्र की सार्थकता जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन में निहित है। सरकार ने इसे सही मायने में चरितार्थ करने के दिखाया है। तो झारखंड विधानसभा का सत्र का आगाज हो गया है और 3 मार्च को पेश किया जाएगा झारखंड सरकार का बजट। 24 मार्च को बजट सत्र समाप्त होगा
और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। झारखंड विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। जाएगा और 24 मार्च को बजट सत्र समाप्त होगा और ऐसे में आज राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत की गई है। तीन मार्च को सोरेन सरकार झारखंड सरकार का बजट पेश किया जाएगा। सोरेन सरकार बजट पेश करेगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? झारखंड विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो चुका है और किस तरीके की आज तस्वीरें देखने को मिली सदन के अंदर की? देखिए योगेश, आज का पहला दिन जरूर कहा जा सकता है कि एक बेहतर दिन माना गया। खास करके राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां, सरकार की योजनाएं और जो भावी योजनाएं हैं, इन सारी चीजों की चर्चा की और कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार को किस तरीके से आगे आने की तैयारी की जानी चाहिए। साथ साथ जो योजनाएं चल रही है उसको कैसे जमीन पर उतारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज का दिन शांतिपूर्वक विधानसभा का रहा। पहला दिन शोक प्रस्ताव आया, इसके बाद से सदन की कार्रवाई जरूर खत्म कर दी गई, लेकिन कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अब तैयारी चल रही है। बीजेपी की बैठक अभी चल रही है विधायक दल की और देर शाम कल खास करके यूपीए गठबंधन दल की बैठक हुई थी, जिसमें कई रणनीति पर चर्चा की गई है कि अगर विपक्षी दल अगर किसी तरह से सवालों का बौछार करता है तो किस तरीके से जवाब देना है। तो इन सारी चीजों को लेकर फिलहाल चर्चा कर रही है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको गंभीरता से अभी भी विचार करने की जरूरत महसूस की जा रही है और हो सकता है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह पर इन मुद्दों को लेकर सवाल जवाब दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और ऐसे में क्या उम्मीदें लगाई जाएं सरकार की तरफ से? लोग, झारखंड के लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार किस ओर ज्यादा फोकस करेगी? देखिए, बजट आगामी वित्तीय वर्ष का जरूर आ रहा है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा है कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जा सकती है। सबसे अहम बात 2-3 जा रही है कि राजस्व का कितना नुकसान होता है और किस तरीके से इसकी भरपाई होती है, इस पर चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार की तरफ से तो अब जीएसटी चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से, तो चीजों में, कमोडिटी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो लोकल स्तर पे चीजें हैं खास करके उसको किस तरीके से बेहतर ढंग से आगे ले जाया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ पॉलिसी लाई जा सकती है, कितने पैसे योजनाओं में खर्च किए जा सकते हैं और किस तरीके से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है विभागों के माध्यम से। इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस दिखाई पड़ेगा और जब 3 तारीख का बजट आएगा तब पता चल पाएगा कि सरकार आखिर किस उद्देश्य के साथ अगला साल गुजारना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं जिसका जवाब हो सकता है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी दिखाई पड़ेगा। राकेश, ये माना जाए कि दरअसल सदन के अंदर अब कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा उभर करके आ गया, क्योंकि जिस तरीके से अब विपक्षी नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोग भी कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। तो माना जाए कि आने वाले समय में जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो इस दौरान ये मुद्दा अहम होगा। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे अपने इंडिया वॉइस के माध्यम से कई चीजों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अभी की बात की जाए तो एक बड़ी घटना घटी है, विधायक प्रतिनिधि की हत्या हुई है और इसके बाद से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सरकार में शामिल है, उन्होंने तीखे सवाल खड़ा किए हैं सरकार के ऊपर और सरकार से ही जवाब मांगा है कि आखिर जो व्यवस्था है राज्य की, जो प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था है, उसमें कितनी खामियां दिखाई पड़ रही है। तो आने वाले समय में विपक्ष तो जरूर सवाल खड़ा करेगा, देखना है कि सरकार के लोग किस तरीके से सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर जेएमएम के विधायक भी नाराज है, कांग्रेस के विधायक भी नाराज है और बीजेपी तो पहले से ही सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से सत्र का आज से आगाज हो गया है और आने वाले समय में विपक्ष जाहिर तौर पर है सदन के अंदर हंगामा कर सकता है। उधर उत्तराखंड में बिजली संकट गहराने की आशंका है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 28 फरवरी को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दरअसल उत्तराखंड को सेंट्रल पूल से जो स्पेशल कोटे की 300 मेगावाट बिजली 12 जनवरी से मिल रही है, उसकी अवधि 28 फरवरी को खत्म हो रही है। प्रदेश की धामी सरकार इस कोटे को आगे भी जारी रखने की मांग कर रही है। यदि यह कोटा आगे जारी नहीं रहता तो यूपीसीएल पर बोझ बढ़ेगा।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैतरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, प्रदेश में ये माना जाए कि आशंका जताई जाने लगी है अभी से कि ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल, इस आशंका को नहीं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो बिजली का संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो राज्य में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो मांग के अनुरूप पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विद्युत विभाग को रोजाना खुले बाजार से बिजली खरीदनी पड़ती है, कम दाम पर बिजली खरीदी जाती है और फिर यहाँ पर राज्य में उसे महंगे दामों पर बेचने का काम यहाँ पर विभाग की तरफ से किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक राज्य को 300 मेगावाट जो बिजली केंद्र से मिलती थी, राज्य का जो विशेष कोटा था उसके तहत ये बिजली उपलब्ध होती थी, वो कोटा 28 फरवरी को समाप्त यहाँ पर हो रहा है। आगे वो कोटा रहेगा या उसकी तिथि बढ़ेगी, उस पर अभी तक केंद्र की तरफ से कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, ना ही कोटे को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। ऐसे में राज्य की सीधे तौर पर जो चिंता है वो यही है कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से तापमान और बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऐसे में उस डिमांड को पूरा कर पाना विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि देश में दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी इसी तरह की का जो बिजली का संकट है वो लगातार यहाँ पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तराखंड में चिंता इसलिए भी ये ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्योंकि अभी तक काशीपुर में जो 2 संयंत्र गैस उत्पादित बिजली का यहाँ पर करते थे, जिससे बिजली बनती थी गैस उत्पादन से, वो यहाँ पर बंद हो चुका है, क्योंकि उस पर ये कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर यहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद गैस की पूरी आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते ये गैस आधारित जो बिजली का जो संयंत्र था वो यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। तो ये राज्य के लिए बड़ा चिंता का विषय। ऐसे में आने वाले दिनों में किस प्रकार से विद्युत आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है, कैसे राज्य की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा यूपीसीएल कर पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राज्य सरकार लगातार केंद्र से बातचीत यहाँ पर कर रहा है कि जो केंद्र की तरफ से राज्य को जो स्पेशल कोटे के तहत जो बिजली दी जाती थी उस कोटे को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, उसको आगे एक्सटेंशन किया जाए, ताकि जो 300 मेगावाट जो राज्य को उपलब्ध हो रही थी स्पेशल कोटे के तहत वो मिलती रहे। उससे कम से कम जो राज्य की जो चिंता है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर कम हो सकती है। लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं ना तो केंद्र की तरफ से कोई जवाब आया और ना ही राज्य सरकार इस विषय पर कोई अपना मत यहाँ पर दे पाई है कि क्या अन्य विकल्पों के माध्यम से इस विद्युत आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है, जो कमी यहाँ पर हो रही है उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि विभाग के सामने अब सिर्फ 2 बड़े विकल्प यहाँ पर बच जाते हैं। एक बिजली कटौती का विकल्प होगा, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ जो घरेलू जो क्षेत्र है उसमें भी बिजली की कटौती यहाँ पर की जाएगी, उसके लिए रोस्टिंग का टाइमिंग यहाँ पर अलग से जारी कर दिया जाएगा। दूसरा, जो बिजली उपभोक्ताओं को यहाँ पर दी जा रही है उसके दामों में भारी बढ़ोतरी यहाँ पर की जा सकती है, ताकि कम से कम विभाग के ऊपर जो बोझ पड़ेगा बिजली खरीदने का उसको कम किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके से अब उत्तराखंड में ऊर्जा संकट पैदा होता नजर आ रहा है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।